इसके पहले कि हम देखें कि आज का मुद्दा है क्या, तब जाकर हम उसके डिबेट के कंटेंट की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये पैकेज और फिर चलते हैं हम आज का मुद्दा की ओर। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। राजगढ़ में राजा ने कांग्रेस के लिए मैदान संभाल लिया है। जी हां, दिग्विजय सिंह 30 साल बाद राजगढ़ के रण में पूरी ताकत से उतर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ में जीत के लिए खास प्लान बनाया है। राजा का विजय फार्मूला क्या है? लोकसभा का रण जीतने स्पेशल रणनीति बनाई गई है। राजगढ़ लोकसभा में पदयात्रा करेंगे दिग्विजय सिंह। लोकसभा की सभी 8 विधानसभा में करेंगे पदयात्रा। 31 मार्च को सुसनेर विधानसभा सीट से होगी शुरुआत। हर विधानसभा में 30 किलोमीटर पदयात्रा करेंगे दिग्विजय। विधानसभा के क्षेत्रीय नेता भी पदयात्रा करेंगे। जहां दिग्विजय सिंह नहीं, वहां क्षेत्रीय नेता संभालेंगे मोर्चा। एक विधानसभा में 60 किलोमीटर की यात्रा की तैयारी है। पदयात्रा से पब्लिक कनेक्ट का मेगा प्लान है। दिग्विजय सिंह करीब 30 साल बाद अपने गढ़ राजगढ़ में लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस उत्साहित है तो बीजेपी दिग्विजय पर बयानों के बम फेंक रही है। क्योंकि दिग्विजय सिंह जी हमेशा कहते हैं कि जनता से सीधा संवाद स्थापित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जमीन पर चलिए, पैदल चलिए और जनता की समस्याओं को समझिए, उनसे बात करिए, जिससे कि आपका जनता से जुड़ाव होगा। नहीं, देखिए, दिग्विजय सिंह कोई भी यात्रा निकालें, पर मध्य प्रदेश की जनता से और इस देश की जनता से माफ़ी मांगें, सनातन से माफ़ी मांगें। उन्होंने सदैव हिंदू धर्म को आतंकवाद से जोड़ा, सनातन को ख़त्म करने के लिए उन्होंने प्रयास किए, भगवान श्री राम के लिए अपशब्द कहे और उन्होंने मध्य प्रदेश को जो 10 साल तक अविकसित रखा, भ्रष्टाचार का अड्डा बनाए रखा, ये सारे जो पाप हैं, दिग्विजय सिंह को उसको माफ़ी मांगने के लिए यात्रा निकालनी चाहिए। बाकी इसके परिणाम मध्य प्रदेश की जनता ने पहले भी दिए, इस चुनाव में फिर देगी। राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में राजगढ़ जिले के राजगढ़, ब्यावरा, नरसिंहगढ़, खिलचीपुर और सारंगपुर विधानसभा, गुना जिले की राघोगढ़ और चाचौड़ा विधानसभा के साथ ही आगरमालवा जिले की सुसनेर विधानसभा आती है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से 2 बार सांसद रह चुके हैं। करीब 30 साल के इंतजार के बाद राजा फिर अपने गढ़ में किस्मत आजमाने लोकसभा के दंगल में उतर रहे हैं। उनका विनिंग प्लान रण में विजय दिलाएगा या सिर्फ प्लान बनकर रह जाएगा, देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है दिग्विजय का विनिंग प्लान, जिस पर हम बात करेंगे। और दिग्विजय सिंह की अगर हम बात करें तो एक ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनका अगर आप इसको इस रूप में देखें कि वो कभी हार नहीं मानते हैं तो आप बेशक कह सकते हैं कि वो एक ऐसे ही पॉलिटिशियन है जो अपोजिशन यानी उनके जो प्रतिद्वंदी हैं भारतीय जनता पार्टी, उसके निशाने पर सबसे ज़्यादा होते हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह जी कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। बीजेपी का हमला जितना ज़ोरदार होता है, दिग्विजय सिंह जी भी उसी तरीके से जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं। अपने राजनीतिक जीवन के 75वें वर्ष में 75 साल के वो हो गए हैं और 40 साल से ज़्यादा की उनकी राजनीतिक यात्रा है और एक कठिन लड़ाई है। जब मोदी जी की लहर है, भारतीय जनता पार्टी की लहर का दावा है और 400 पार का नारा है, ऐसे में दिग्विजय सिंह जी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा का सवाल है, उनकी नाक का सवाल है, क्योंकि वो अपने क्षेत्र में जहाँ से वो आते हैं उस क्षेत्र से वो चुनाव मैदान में है, लोकसभा सीट से वो मैदान में है। 2019 आप जानते ही हैं कि भोपाल में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था। क्या इस बार नतीजा बदल पाएंगे दिग्विजय सिंह? कई बड़े सवाल हैं। सबसे पहले बंसल न्यूज़ के 3 सवाल। दिग्विजय सिंह की यात्रा जीत का मंत्र है या सियासी तंत्र है? दूसरा सवाल, दिग्विजय सिंह के सड़क पर यानी मैदान पर उतरने से क्या बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी? और तीसरा सवाल, क्या नर्मदा यात्रा की तरह परिणाम दे पाएगी दिग्विजय सिंह जी की पैदल यात्रा? और जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ स्टूडियो में हैं जितेंद्र मिश्रा जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, नेता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। पंकज चतुर्वेदी जी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उनका बहुत स्वागत है। और दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार,
राजनीतिक विश्लेषक। बहुत स्वागत दिनेश जी आपका भी। दिनेश जी, दिग्विजय सिंह जी अपने राजनीतिक जीवन में कई कठिन लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस के ही कई बड़े नेता, युवा नेता जो लोकसभा चुनाव लड़ने से पीछे हट गए, लेकिन दिग्विजय सिंह जी पीछे नहीं हटे, जबकि वो राज्यसभा के सदस्य हैं, कोई अर्जेंसी भी नहीं है। किस तरह आप देखते हैं ये लड़ाई उनके राजनीतिक जीवन की भी? और 2 दिन पहले मैं भी लौटा हूँ चाचौड़ा विधानसभा के बीनागंज से, तो ये वो क्षेत्र है जहाँ दिग्विजय सिंह जी का बड़ा असर है और वहाँ रोडमल नागर जी के लिए मैंने आलोचनात्मक स्वर भी सुने हैं। कैसे देखते हैं आप इस लड़ाई को? ये जो राजगढ़ लड़ाई है दिग्विजय, खास तौर पर इस मुकाम पर उनके कि जब जो है वो कह रहे हो कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना, मेरी इतनी उम्र हो गई, राज्यसभा सदस्य हूँ, तो थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण तो है क्योंकि एक बड़ा गैप है, लगभग 30 साल का गैप पूरे लोकसभा क्षेत्र में। वो भले ही कितने भी एक्टिव रहे हों, जब खुद चुनाव लड़ते हैं तो एक कनेक्ट अलग होता है। जब हम लड़ा रहे होते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी नहीं होती जितनी खुद को लेकर होती है। तो ये जो गैप है, ये कहीं ना कहीं ये गैप दिग्विजय सिंह जी के लिए टेंशन का विषय तो है, क्योंकि उन्होंने तो सोचा नहीं था कि उन्हें चुनाव लड़ना पड़ेगा। भोपाल में भी वो इसी तरह से फंसे थे और राजगढ़ चूंकि उनका होम ग्राउंड है, रामगढ़ वहीं आता है जहाँ मैं लौटता हूँ थोड़ी बैलों के घुंघरुओं की खनक है ऑडियो में, तो ये जब तक हमारी टेक्निकल टीम इसको दूर करती है। मनोज कुमार जी का गीत याद आ गया, सुनकर रहट की आवाज़ें। चलिए फिर हम बढ़ते हैं अपने मेहमानों की तरफ, लेकिन सबसे पहले पंकज जी की तरफ मैं रुख करूंगा क्योंकि जितेंद्र जी से मुकम्मल उत्तर लूंगा मैं। पंकज जी, मुझे समझाइए ज़रा, दिग्विजय सिंह जी चुनौती स्वीकार भी करते हैं और चुनौती के सामने सीना तान कर खड़े भी होते हैं, और इस बार ऐसे स्वर भी मैंने सुने हैं कि छिंदवाड़ा फतेह हो सकता है लेकिन राजगढ़ का नतीजा चौंका भी सकता है। बहरहाल ये नज़रिया है जो चुनाव के पहले सामने आता है विश्लेषकों का भी और दोनों ही पार्टियों का भी, क्योंकि आपकी पार्टी से भी मैंने ऐसे स्वर सुने कि नागर जी की जगह कोई और टिकट भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी को हराना बहुत ज़रूरी है। कैसे देखते हैं आप? देखिए शरद जी, दिग्विजय सिंह जी 1984 में पहली बार वहां से राजगढ़ से लोकसभा जीते इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के उपरांत, और 1989 में 5 साल बाद भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता जिनका बड़ा आदर है, आदरणीय प्यारेलाल खंडेलवाल जी ने 1989 में उन्हीं दिग्विजय सिंह जी को राजगढ़ में परास्त किया। फिर वो 91 में चुनाव जीते और उसके बाद से फिर अब 91 के बाद अब दोबारा दिग्विजय सिंह उस मैदान में हैं। तो ऐसा नहीं है शरद जी के दिग्विजय सिंह जी उस क्षेत्र में कथित रूप से अपराजय हैं। तुरंत 84 में जीते और 89 में प्यारेलाल खंडेलवाल जी से उसी राजगढ़ से दिग्विजय सिंह जी हारे। शरद जी, तब की भारतीय जनता पार्टी जी 84 में जो 2 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी थी, फिर 89 में क्या स्थिति थी, कमबैक किया बीजेपी ने, और अब की भारतीय जनता पार्टी, जमीन आसमान का अंतर था भाजपा की प्रगति में। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है कि देश की जनता की कृपा अब की बार 400 पार फिर मोदी सरकार के रूप में सार्थक सिद्ध होगी। और कारण स्पष्ट है शरद जी, सवाल दिग्विजय सिंह और कांग्रेस का नहीं है, सवाल भारतीय जनता पार्टी का है, जिसने 10 साल तक मोदी जी के नेतृत्व में भारत का अप्रीतम विकास किया। अगले 25 साल का भारत का विजन और दिग्विजय सिंह जी का 10 साल का बंटाधार का मुख्यमंत्री का शासनकाल, उसके बाद उनका निरंतर सनातन विरोध के कृत्य, चाहे सलमान खुर्शीद के साथ मित्रता हो, जिस कार्यक्रम में वो कहते हैं कि हिंदू धर्म आई साइज वो कर्म के समान है। दिग्विजय सिंह जी स्वयं अक्सर कह चुके हैं हिंदू आतंकवादी, भगवा आतंकवाद, राम नाम का, राम काज का विरोध करना, तुष्टीकरण के पक्ष में बात करना जी। अभी खरगोन में सांप्रदायिक विवाद था, दिग्विजय सिंह की भूमिका स्पष्ट थी। तो मेरा इतना था आशय शरद जी कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में पिछले बार बमुश्किल एक सीट भी जो कांग्रेस को मिली थी नहीं मिलेगी। 29 की 29 सीटें मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ। बताएगा जितेंद्र जी, बीजेपी बहुत आश्वस्त है, बहुत कॉन्फिडेंस से भरी हुई है और कह रही है कि दिग्विजय सिंह जी इस बार फिर सूखे पत्ते की तरह, जो भारतीय जनता पार्टी की इस बार तो और ज़बरदस्त आंधी है और इस आंधी में वो कहाँ उड़ जाएंगे पता नहीं चलेगा। जी शरद जी, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी और आज की भारतीय जनता पार्टी में जमीन आसमान का अंतर है। वो भारतीय जनता पार्टी अटल और अडवाणी की भारतीय जनता पार्टी थी, ये नरेंद्र मोदी की जनता पार्टी। जब आप खुद अपने नेताओं की आलोचना कर रहे हो
तो इससे आप ये कह सकते थे कि आज परिष्कृत हो गई है, आज व्यापक हो गई, समझ में आता, लेकिन जमीन आसमान का अंतर बताना माने आप अपने नेताओं को भी कहीं ना कहीं आलोचना का शिकार बना रहे। देखिए, मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी शरद जी एक हवा बनाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अभी कोई सांप्रदायिक मुद्दा हवा में नहीं है, इसलिए कहीं चुनाव विकास पर केंद्रित ना हो जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के काम कर रही है। शरद जी, खासतौर से बात राजगढ़ की जाए तो अभी प्यारेलाल खंडेलवाल जी का जिक्र किया। आपके पास भी नया क्या होगा? मैं बता रहा हूँ आपको, प्यारेलाल खंडेलवाल जी का जिक्र किया। आपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का जिक्र नहीं किया, जो वहां से चुनाव अपराजित होकर आए थे, बहुत बड़ी ताकत के साथ गए थे। क्या किया उन्होंने, क्या परिणाम हुआ उनका? मेरा ये कहना है कि देखिए, राजगढ़ राजस्थान से लगा हुआ क्षेत्र है, निश्चित तौर पर सबसे बड़ी समस्या वहाँ पानी के किसानों की रहती थी। आज अगर वहाँ पर, मैं तो ये कह रहा हूँ कि विकास पानी की बात नहीं कर रहा शरद जी, जेपी यूनिवर्सिटी हो, गेल हो, NFL हो, कहाँ पर विकास पीछे रह गया राजगढ़ में, ये समझ में नहीं आता है। आपको एक चीज़ और बताऊँ, बड़ा आश्चर्य का विषय है कि दिग्विजय सिंह जी लगातार राजगढ़ जिले में काम करते रहे, पूरी राजगढ़ विधानसभा में, और उसकी वजह से आप देखेंगे कि लगातार विधानसभा में वो और उनके परिवार के लोग जीतते रहे। मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ कि जो रोडमल नागर जी हैं, उनसे जब पूछा गया कि आप छिंदवाड़ा के इसके राजगढ़ के विकास के लिए 5 काम गिना दीजिए, ये मेरे पास उनका वीडियो है, एक भी काम नहीं गिना पाए। ये है राजगढ़ के सांसद। ये पत्रकार से इन्होंने कहा कि मैं गिनाता हूं, बताता हूं, रेल चल गई, हवाई जहाज चल गया, लेकिन सांसद महोदय 5 काम नहीं गिना पाए। क्यों शरद जी, कि जब मोदी के नाम पे वोट मिल रहा है, जब राम के नाम पे वोट मिल रहा है, तो विकास की क्या जरूरत? राजगढ़ में अगर कुछ भी विकास हुआ, दिनेश जी की टिप्पणी निश्चित तौर पर रह गई थी, मुकम्मल टिप्पणी। दिनेश जी, ये चीज हमने भी फील की चाचौड़ा विधानसभा में, हालांकि मैं पूरा क्षेत्र नहीं गया, लेकिन लोगों ने कहा कि रोडमल नागर जी का रुझान पचौर, राजगढ़ और जहां से वो खुद आते हैं उन विधानसभाओं में अधिक है। अब यहाँ अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं विधानसभाओं का, तो शाहजहाँपुर के पास जो सुसनेर है, ये अच्छा इम्पैक्ट है वहाँ पर, कांग्रेस के लिए भी अच्छी स्थितियाँ बन सकती हैं। ओवरऑल आप कैसे देखते हैं, मतलब रोडमल नागर जी का व्यक्तित्व और दिग्विजय सिंह का व्यक्तित्व, क्या एक कद्दावर कांग्रेस का नेता, एक कहीं लोगों के मन में भी एक क्यूरियोसिटी रहती है, क्या वो एक बड़ा अंतर पैदा कर सकती है? और पदयात्रा भी कर रहे हैं दिग्विजय सिंह। बिल्कुल, देखिए शरद जी, दिग्विजय सिंह जी का आना जो है, ये पूरी जो लड़ाई है कांग्रेस पार्टी की या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में, वो बहुत दिलचस्प है। क्योंकि अभी तक जो ये मानते थे हम कि कोई भी कैंडिडेट लड़े वहां मोदी जी का चेहरा महत्वपूर्ण होगा, लेकिन जब आप देखें राजगढ़ में दिग्विजय सिंह आते हैं तो वहां पूरी फिगर बदल जाती है। रोडमल नागर जो कैंडिडेट है, आपने चेंज नहीं किया तो लोगों को एक अलग जो नाराजगी होती, वो तो स्वाभाविक है। भाजपा के भीतर जो करंट है वो दिग्विजय सिंह के नाम पर रहती है, उसके कारण हो सकता है कि उनको कुछ सफलता मिल जाए। अन्यथा वहाँ जो दिग्विजय सिंह जी का होल्ड रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वही एक चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि वो किस तरह से अपनी नेटवर्किंग करती है, कैसे चुनाव लड़ेगी। क्योंकि 3 डिस्ट्रिक्ट है, आप देखिए एक जिले में भी नहीं है, तो अलग अलग असर होना है। और ऐसा भी होगा कि अभी जब सुसनेर का जैसा आप जिक्र कर रहे थे, तो उसका असर फिर देवास शाहजहाँपुर सीट पर भी आएगा। तो पार्टी की चिंता केवल राजगढ़ नहीं है, दिग्विजय सिंह के कारण जो आसपास फर्क पड़ेगा, तो इसलिए ज्यादा चिंतित है। जी, ये इम्पोर्टेंट बात है। क्या आपको लगता है इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है? हो सकता है, देखिए पॉजिटिव भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि दिग्विजय सिंह जहां होते हैं तो पोलराइजेशन के पूरे चांसेज होते हैं। इसलिए जो बात होती है ना कि आप उनके बयानों का जिक्र होता है, एक जो जिस तरह से वहां ब्यावरा विधायक ने एक वीडियो जारी किया था जिस पर कांग्रेस ने कंप्लेंट दर्ज कराई कि उनके वीडियो के साथ एडिटिंग की है, तो ये तो वहां शुरू हो गया ना कि पोलराइजेशन होगा। और वहां राजगढ़ की जो सीटें पुरानी ये मानी जाती है कि संघ का वहां काफी काम है, तो वो भी कुछ असर करेगा। प्यारेलाल खंडेलवाल जी वहां चुनाव जीत चुके हैं, तो एक पॉजिटिव भारतीय जनता पार्टी वहां फील तो करती है कि यहाँ हम जीत सकते हैं, लेकिन 2009 का अनुभव भी उनका ठीक नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी को एकदम इसमें नहीं करेगी, वो एकदम क्लीन स्वीप कर जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। पंकज जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे? जी। कि मैं ये निवेदन कर रहा था
कि दिग्विजय सिंह जी ने 1991 में चुनाव जीतने के बाद फिर मुख्यमंत्री बने बाद कितनी बार राजगढ़ की विधानसभा संसदीय क्षेत्र की पदयात्रा करी। जब भी चुनाव का विषय आता है, उन्होंने जयवर्धन सिंह की जब पॉलिटिकल लॉन्चिंग करी तो यात्रा कराई। तो जब भी जनता से वोट लेने का, लाभ लेने का विषय, तो दिग्विजय सिंह जी यात्रा करते हैं, उपलब्धता दर्शाते हैं। उसके अलावा अपने विधानसभा या संसदीय क्षेत्र में क्या किया। दूसरा, मेरे मित्र शिवराज सिंह चौहान जी विधानसभा चुनाव लड़ने गए थे और वो तब भी सांसद थे, बाद में सांसद बने और आज देश के भाजपा पक्ष की ओर से दिग्विजय सिंह जी का रिकॉर्ड तो कब का तोड़ दिया। सर्वाधिक सेवा काल करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान जी का। हम तो सिर्फ ये आग्रह कर रहे हैं और मेरे मित्र कह रहे हैं कि मैं आलोचना करूं अपने नेताओं की। ये परंपरा कांग्रेस की है जितेंद्र जी। मेरा आशय भाजपा संगठन की शक्ति, क्षमताओं में, राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक क्षमताओं से आशय है, विश्वास में, आत्मविश्वास में है। 84 में शरद जी 2 सीटें थी। आप अनुमान लगाइए कि 89 में वो पार्टी किस विश्वास के साथ मैदान में होगी। और आज एक प्रबल आत्मविश्वास है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। और मैं तो बहुत स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास मोदी जी जैसे राजनेता हैं जिनकी गारंटी के आधार पर हम राज्यों में विधानसभा चुनाव में जनता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो स्वयं मोदी जी का चुनाव है। तो इसलिए ये स्पष्ट हो जाएगा चुनाव के बाद कि पद के लिए, सत्ता के लिए, वोट के लिए यात्रा का जो स्वांग दिग्विजय सिंह जी रचा रहे हैं। लेकिन पंकज जी, आप भी इत्तेफाक रखेंगे कि यात्राएं तो किसी उद्देश्य से भी होती हैं, चाहे वो आडवाणी जी की रथ यात्रा हो या राहुल जी की रथ यात्रा हो या आप दिग्विजय सिंह जी की भी हो। अब आप किस दौर की बात कर रहे हैं कि बड़ी निष्काम और बिल्कुल कहीं कोई जिसका उद्देश्य सिर्फ एकदम पूरी तरह से जी शरद जी, मैं सहमत हूं कि यात्रा का निश्चित तौर पर राजनीतिक लक्ष्य और लाभ का उद्देश्य होता है, पर क्या पूर्ण हो पाता है क्या? राहुल गांधी जी की 2 यात्राओं के बाद नतीजा देखिए अब क्या है। क्या वो अपेक्षित परिणाम मिला? नहीं मिला। वही स्थिति दिग्विजय सिंह जी की है। लोग पूछेंगे ना आपसे कि कहां थे आप तो भोपाल चले गए। पिछले बार दिग्विजय सिंह भोपाल में थे। चलिए मैं अभी आ रहे हैं सर, 5.5 लाख से आ रहे हैं प्रज्ञा जी से। कोई बहुत दूर नहीं, 5 साल पुरानी बात है। तो 2 लोकसभा चुनाव की हार दिग्विजय सिंह जी के पास से राज्यसभा जाना पड़ा। और शरद जी बस 30 सेकंड और, वो तो कह रहे थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। तो जबरदस्ती मैदान में भाजपा के सारे मजबूत प्रत्याशी, कांग्रेस के मजबूर प्रत्याशी लड़ना नहीं चाहते थे और पार्टी ने जबरन उतार दिया मैदान में। मोहन सिंगार पलायन कर गए, जितेंद्र पटवारी पलायन कर गए, कमलनाथ जी ने बेटे को उतार दिया, अजय सिंह राहुल भैया मना कर चुके हैं जी, स्वयं अरुण यादव जी असमंजस में है। जितेंद्र जी, पंकज जी कह रहे हैं कि आपके जो नेता हैं वो मजबूरी में चुनाव लड़ रहे हैं और कुछ इसी मजबूरी के चलते पलायन भी कर गए। अब बड़ा सवाल ये है कि दिग्विजय सिंह जी ने नर्मदा परिक्रमा यात्रा की थी, वो तो बड़ी अच्छी रही और 18 में सरकार भी बनी, उनकी यात्रा भी सफल रही और नर्मदा मैया का आशीर्वाद भी मिल गया। अब फिर एक यात्रा है, इस यात्रा का क्या नतीजा होगा ये तो चुनाव के परिणाम बताएंगे। लेकिन आपके पास ऐसा क्या है, क्या दिग्विजय सिंह के समर्थन में पूरी पार्टी एकजुट होकर वहाँ पूरा सपोर्ट, उनको बैकअप सपोर्ट जो चाहिए वो प्रदान करेगी वहाँ? शरद जी, आपके चैनल पर पिछली डिबेट में मैंने ये कहा था कि जो नाम आप दिखा रहे हैं इनमें से बहुत सारे हमारे प्रत्याशी होंगे। जब मनोज सैनी जी उसको कंडक्ट कर रहे थे, उन्होंने कहा एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि उस समय तक ये नहीं लग रहा था। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के प्रचार कर रही थी कि नेता भाग रहे, कहीं कोई नेता नहीं भाग रहा था। सारे लोग पार्टी का इंतजार कर रहे थे, आदेश का। जैसे ही आदेश हुआ सारे लोग मैदान में डटे। अगर अरुण यादव जी को भी आदेश होगा तो पार्टी का तो चुनाव लड़ेंगे। रहा सवाल पदयात्रा का, पदयात्रा में पंकज जी को तो कम से कम बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे सरकारें बाहर हो जाती पदयात्रा के माध्यम से। ये गांधी जी के ज़माने से हो रहा है। ये जो अंग्रेजों को भगाया था वो पदयात्रा के माध्यम से भगाया गया था। और आप भी अपदस्थ हुए थे 2018 में, तो आपने देखा था उसी पदयात्रा का कमाल। पदयात्रा चाहे आप करें चाहे हम करें, कमाल दिखाती हैं, क्योंकि सीधा जुड़ा होता है जनता के माध्यम से। रहा सवाल विकास का, मुझे तो लग रहा है दिग्विजय सिंह से ज्यादा आप पदयात्रा पर डिपेंड कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि दिग्विजय सिंह जी ने जब अपने सुपुत्र जयवर्धन सिंह को राजनीति की बात की थी तो कहा था पदयात्रा के माध्यम से। निश्चित तौर पर पदयात्रा से जुड़ा होता है। शरद जी विकास की बात की कि दिग्विजय सिंह जी ने कोई विकास नहीं किया। मैंने आपके सामने वीडियो दिखाया, भारतीय जनता पार्टी का सांसद 5 काम राजगढ़ में नहीं गिना पाया। और चाहे गेल की बात कीजिए, चाहे NFL की बात कीजिए, चाहे JP यूनिवर्सिटी की बात कीजिए, और ऐसे 50 इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में आप देखेंगे कि दिग्विजय सिंह सरकार के समय और दिग्विजय सिंह जी के व्यक्तिगत प्रयासों से राजगढ़ में जो विकास हुआ है
वो दिखता है भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से 1 रुपए जी। का विकास राजगढ़ में नहीं हुआ है। दिनेश जी, आपके लंबे पत्रकारिता के जीवन में 35 साल 30 साल से ज़्यादा आपने क्या देखा है? अगर संघ का निश्चित तौर पर वो क्षेत्र एक बहुत बड़ा मजबूत गढ़ है और संघ पूरी जोर लगाएगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह के नाम पर संघ की एकजुटता मतलब बियॉन्ड डाउट है, और वैसे भी डाउट संघ पे आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो और एकजुटता दिखेगी। लेकिन कई बार क्षेत्र की जनता उस समय बड़ा दिलचस्प रिएक्शन देती है जब कोई दिग्गज नेता आप उतार देते हैं, जैसे गोविंदा नॉर्थ वेस्ट मुंबई से लड़ने की तैयारी की चर्चा आज हम सब ने देखी, शिंदे के साथ गए। ऐसे में कोई भी, जैसे लालकृष्ण आडवाणी जी के सामने राजेश खन्ना आ गए थे, बड़ी ज़बरदस्त टक्कर हो गई थी। ऐसे दिग्विजय सिंह जी का उस क्षेत्र से रिश्ता तो है, क्या ये कोई करिश्मा भी कर सकता है? नहीं, देखिए उनका रिश्ता भी कोई ऐसा नहीं है कि जो है कोई सीजनल उनके रिलेशन हो। वो लगातार उस क्षेत्र से संपर्क में रहते हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे 10 साल, तो उन्होंने कई परिवारों की, कई लोगों की मदद की होगी। ये उनके साथ पता है, सभी को पता है कि वो राजगढ़ और उधर से गुना से, राघोगढ़ से लोग आते थे, तो वो किस तरह से उनको ट्रीटमेंट मिलता था। तो वो कनेक्ट तो है। और दिग्विजय सिंह का संपर्क गांव-गांव में है, वो लोगों को नाम से जानते हैं, जो इस कद के नेता के लिए बड़ी बात होती है। वो नाम से आप लोगों को जानते हैं गांव में, तो बहुत जो है उसके लिए एक सकारात्मक हो जाती है। लेकिन जो प्रॉब्लम है वही कि वहां कांग्रेस के वो लोग नहीं बचे जो जिस तरह से पुराने संगठित लोग थे, कमिटेड थे। आप विधानसभा चुनाव में देखिए ना कि किस तरह से चाचौड़ा में हार हुई, रावगढ़ में जो लीड थी वो घट गई, प्रियव्रत सिंह भी चुनाव हार गए थे। तो ये तो तब भी दिग्विजय सिंह थे, तब भी हार गए थे। उनका नेटवर्क था, वो कोशिश कर रहे थे, वो पूरे प्रदेश में यात्रा कर रहे थे, हर कमजोर सीट पर जा रहे थे जो 60-65 उन्होंने आइडेंटिफाई की थी। तो वो कमजोरी तो उन्होंने देखी है। अब जब खुद जा रहे हैं तो आपको पदयात्रा जाने इसलिए पड़ा। उन्होंने जो शरद जी याद होगा कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इस बार चुनाव में पैसे खर्च नहीं करूंगा। तो अब आप पैसे खर्च नहीं करेंगे तो आपके पास क्या जरिया कनेक्ट करने का लोगों से? कि आप ऐसा है कि साहब आप बिल्कुल झोला उठा के चल पड़िए, पैदल जितने लोग मिलते जाए उनसे हाथ जोड़िए और आगे बढ़िए। यही एक तरीका उनके पास बचा है कि शायद वो जो पुराने रिश्ते थे कुछ, क्योंकि नई पीढ़ी आ गई है इस दौरान बहुत ज्यादा, जिनको वो नहीं जानते, शायद उनसे कोई कनेक्ट बन जाए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। निर्मला सीतारमण जी देश की वित्त मंत्री कहती हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी, तो पार्टी मान लेती है। शायद दिग्विजय सिंह जी की बात कांग्रेस भी माने ना माने, इसीलिए उनके पास, जैसा दिनेश जी बता रहे हैं, फिर भी दिनेश जी बस हाँ ना में जवाब विनम्रता से अपेक्षित है आपसे। क्या वहाँ आप 50-50% की टक्कर मान रहे हैं दिग्विजय सिंह के आने से? नहीं, बिल्कुल ऐसी ही टक्कर वहां है। दिग्विजय सिंह के आने से मुकाबला बिल्कुल बराबरी का हो गया। ये बड़ी बात है, और कुछ इसी तरह की पल्स को हमने भी अनुभव किया था जब हम, हालांकि मैं सिर्फ एक विधानसभा में था वहाँ, लेकिन लोगों ने जो बात जितेंद्र जी कह रहे थे, ये सवाल भी पूछा जा रहा था कि आप हमें ये बताइए रेलवे स्टेशन का क्या हुआ, वो जहाँ है वहीं पड़ा है, तमाम बातें थीं। लेकिन ये बातें जब किसी लहर में मोदी जी जैसा ताकतवर नेता, संघ का गहरा प्रभाव, बीजेपी की अद्भुत संगठन शक्ति और उसके साथ दिग्विजय सिंह जी को पराजित करने का एक अदम्य भाव जो भारतीय जनता पार्टी लेकर चलती है, ये देखना होगा कि क्या दिग्विजय सिंह और पूरी कांग्रेस उस वेव का, उस लहर का सामना मजबूती से कर पाती है क्या? ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा देखना। बहुत शुक्रिया करता हूं पंकज जी, बहुत धन्यवाद दिनेश जी, और बहुत धन्यवाद जितेंद्र मिश्रा जी। तो कुल मिलाकर बेहिचक ये कहा ज़रूर जा सकता है कि राजगढ़ संसदीय क्षेत्र का चुनाव छिंदवाड़ा की तरह काफ़ी रोचक और दिलचस्प है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी और उनकी टीम, इसमें उनके पुत्र जयवर्धन जी और उनके समर्थक हैं प्रियव्रत सिंह जो उन्हीं के परिवार से हैं, ये सब पूरी ताकत लगाएंगे कि दिग्विजय सिंह जो 10 बार के मुख्यमंत्री हैं, 10 साल के मुख्यमंत्री हैं, और ये कारनामा करने वाले वो पहले मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, वो राजगढ़ में इतिहास बदलें। कर पाएंगे कि नहीं, नतीजे बताएं।